प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। करंट की पहली वीडियो आपको मैं दे चुका हूं। कल जैसा कि वादा किया था कि शेष भाग सेकंड पार्ट में आपको दूंगा, तो जहां कल छोड़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं, करंट को पूरा करते हैं। कल एक करंट थोड़ा लास्ट में गड़बड़ हो गया था, उसको सही कर लेते हैं। गड़बड़ इसलिए हुआ कि जब रात में 1 बजे बनाया जाएगा थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होगा ही, लेकिन अब उसको सही कर लेते हैं। उसको आप भी अपने कॉपी में सही कर लीजिएगा। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह क्यों चर्चा में रहे? एक नाम ये क्यों चर्चा में आ रहा है? चर्चा में इसलिए आ रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कार्यकारी अध्यक्ष वो अध्यक्ष होता है कि जब मुख्य अध्यक्ष उसका पद समाप्त हो जाए, पद समाप्त का मतलब कि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए या वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे, तो जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता है तो अध्यक्ष के कार्यों को जो करेगा वो कार्यकारी कहलाएगा। तो न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्यों नियुक्त किए गए? क्योंकि 6 जुलाई 2023 को वर्तमान अध्यक्ष जो थे अपने एनजीटी के आदर्श कुमार गोयल, उनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन स्ट्रांगली ध्यान में रखना है कि एनजीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष? तो क्या आंसर आएगा? 5 वर्ष। ठीक है, अब एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजी में कहें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है। न्यायिक संस्था है। न्यायिक संस्था का मतलब जैसा कि नाम है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की सुनवाई करेगा जिससे कि त्वरित समाधान मिल सके। इसकी स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि एनजीटी की स्थापना कब की गई? 2010 में। अब डेट भी पूछता है तो 18 अक्टूबर 2010। और एक क्वेश्चन और से वो जोड़ लेता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति लोकेश सिंह पंता, ठीक है। न्यायमूर्ति लोकेश सिंह पंता एनजीटी के पहले अध्यक्ष। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010। जो अगला हाईलाइट करंट है वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 2 गोरखपुर है अपने पास, एक हरियाणा में भी है जहाँ परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जिस गोरखपुर की बात हो रही है गोरखपुर उत्तर प्रदेश की, ठीक है। क्यों चर्चा में रहा? 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री गोरखपुर के दौरे पर रहे। क्या काम, किस वजह से गए थे? 2 मुख्य काम वहाँ पे ध्यान रखना है। पहला, गीता प्रेस का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, उसके समापन समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे गोरखपुर। इधर देखिएगा, और जब गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन में ये पहुंचे तो वहाँ पे 2 काम इन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने शिव पुराण एवं नेपाली भाषा में शिव महापुराण जो छापा गया है उसका लोकार्पण किया, ठीक है। अब एक यहाँ सबसे प्रमुख क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जामों में जो पूछा जाता है, एक पत्रिका है वो है कल्याण। सीधा सा क्वेश्चन होता है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? गीता प्रेस। अगर शहर का नाम पूछे तो गोरखपुर, कभी कभी राज्य के नाम से क्वेश्चन बन जाता है तो उत्तर प्रदेश। तो कल्याण पत्रिका गीता प्रेस की प्रमुख पत्रिका है, ठीक है। गीता प्रेस की स्थापना जैसा कि अभी मैंने बताया कि शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई होगी, 1923 ईस्वी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे सेठ जी जयदयाल गोयंदका, ठीक है। ये इसके संस्थापक थे, लेकिन इनकी मदद 2 लोगों ने की थी। गोरखपुर के ये भी हैं, घनश्याम दास जालान और महावीर प्रसाद पोद्दार, ये इनके सहयोगी, ठीक है। जो गीता प्रेस से एक और चीज़ ध्यान में रखनी है हमको कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया। गांधीवादी मूल्यों को बढ़ाने के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार की पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना कभी पुरस्कार की, इस पुरस्कार की स्थापना हुई 1995 में, और वो समय था महात्मा गांधी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है। गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की स्थापना की गई। पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा इसी गोरखपुर में देखना है कि प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद 4:46 पर गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर वो पहुंचे, और वहां से अब इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। समझ में आया? पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई को चलाई गई, जिसको हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री द्वारा। छूटी कहाँ से? गोरखपुर से, प्लेटफार्म संख्या 1 से,
ठीक है। अब कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी, गोरखपुर से चलेगी, पहला स्टॉपेज बस्ती, दूसरा स्टॉपेज अयोध्या, यहाँ ध्यान रख लेना है अयोध्या में, अयोध्या कैंट यानी कि फैजाबाद जो नाम था पहले जंक्शन का, वहाँ नहीं रुकेगी। अयोध्या जो मेन हम अयोध्या धाम कह सकते हैं उसको, अयोध्या धाम में रुकेगी, उसके बाद सीधे लखनऊ। ये 4 स्टेशन हैं जो इसके दौरान पड़ेंगे, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। गोरखपुर के प्रधानमंत्री दौरे को बस ध्यान रखना है कि गोरखपुर के दौरे के दौरान ही प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर भी रहे, ठीक है। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो वाराणसी में इन्होंने 12,110 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी से ये पहुँचे गोरखपुर, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इतने में से ही बन जाना चाहिए, ठीक है। एक देश चर्चा में रहा, वो देश है जंजीबार, ठीक है। जंजीबार है कहाँ पे, तो उस हिसाब से देखो तो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है लेकिन अर्ध स्वायत्त है, मतलब आधा स्वतंत्र है आधा नहीं। तो तंजानिया का अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र कह सकते हैं, अर्ध स्वायत्त क्षेत्र, स्वतंत्र भी कह सकते हैं, क्षेत्र है। क्यों चर्चा में रहा, इस बात पे ध्यान रखना है। IIT मद्रास का एक कैंपस खोलने की यहाँ घोषणा की गई है कि IIT मद्रास का एक कैंपस तंजानिया में जंजीबार में खोला जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि देश के बाहर किसी भी भारतीय IIT का ये पहला कैंपस होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट करंट पे ध्यान देते हैं। अगला करंट है सैफ चैंपियनशिप 2023। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, नए बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए समस्या होती है, वहाँ पूछ लेते हैं सैफ चैंपियनशिप या सैफ चैंपियनशिप किस खेल से जुड़ी हुई है। तो पहले तो ध्यान रख लेना है किससे जुड़ी है, फुटबॉल, ठीक है। सैफ को अगर अंग्रेजी में कहें तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक। ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं इसमें कि कब स्थापना हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना यहाँ से क्वेश्चन विशेष तौर पे बनता नहीं है, ठीक है। बस ये 60 सैफ फुल फॉर्म अगर देखें तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अभी ध्यान रखना है कि इस बार जो चैंपियनशिप हुई उसका क्रम क्या था, तो क्रम था 14वां, 21 जून 2023 से 4 जुलाई 2023 के बीच, ठीक है। 21 जून से 4 जुलाई 2023 के बीच। जो मुख्य जो बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसका विजेता कौन रहा, तो ठीक है, तो विजेता रहा भारत। ये अपना सबसे स्ट्रांग क्वेश्चन, भारत। और कितनी बार अब तक भारत जीत चुका है सैफ चैंपियनशिप, तो 9 बार, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत विजेता रहा और रिकॉर्ड 9 बार, 14 बार हुआ ही है, 9 भारत ने जीता हुआ है, ठीक है। उप विजेता कौन रहा, कुवैत, ठीक। तो कुवैत उप विजेता रहा, भारत विजेता रहा। अब जब दोनों के बीच मैच हुआ कुवैत और भारत के बीच, तो दोनों टीमें समय पूरा होने के बाद एक एक गोल से बराबरी पर रही, अतिरिक्त समय के बाद भी एक एक गोल से बराबरी पर रही। इसलिए इस मैच का फैसला पेनाल्टी शूट आउट, सडन डेथ कहते हैं फुटबॉल की भाषा में, पेनाल्टी शूट आउट से किया गया। और पेनाल्टी शूट आउट में भारत ने कुवैत को 5-4 से पराजित किया, ठीक है। अभी ध्यान रखना पेनाल्टी शूट आउट है क्या, 5-5 गोल करने का मौका मिलेगा, एक खिलाड़ी होगा और इस जैसे पेनाल्टी शूट आउट हुआ इसका मतलब गोलकीपर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। तो इसके दौरान 5-5 गोल मारने का मौका मिलेगा खिलाड़ियों को और गोलकीपर को बचाना होगा। दोनों देश 5-5 गोल करने का, अगर मान लीजिए बराबर हो गया 5-5, तो ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई एक हार नहीं जाता, कोई एक जीत नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ इस पेनाल्टी शूट आउट में ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ी, 5-4 से भारत जीता। जब भी फुटबॉल हॉकी में यहाँ इस पे ध्यान रखिएगा कि जब भी जीतने वाले का नंबर सबसे पहले लिखा जाता है, हारने वाले का बाद में, ठीक है। तो भारत 5 गोल किया और कुवैत 4 गोल किया पेनाल्टी शूट आउट में। और इसी पेनाल्टी शूट आउट को दूसरी भाषा में या फुटबॉल की भाषा में सडन डेथ कहते हैं, ठीक है। अब जब पेनाल्टी शूट आउट होता है ना तो गोलकीपर की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो भारतीय गोलकीपर कौन थे, तो भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, ठीक है। टीमों की संख्या कितनी रही, टीमों की संख्या रही 8। सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी तो सुनील छेत्री, 5 गोल भारत के हैं। इसलिए ध्यान रखना है, भारत इसलिए लिख दिया कि हो सकता है कि अगर आप ना पढ़े हों तो नेपाल पे चले जाएं। तो सुनील छेत्री भारत के 5 गोल इन्होंने किया था। सर्वाधिक गोल इस सैफ चैंपियनशिप 2023 में। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी सुनील छेत्री को मिला, ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड, किस देश ने सबसे साफ सुथरा गेम खेला, तो वो अवार्ड मिला नेपाल को, ठीक है।
अब ये ध्यान रखना कि सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया, तो देश था भारत। ठीक, भारत में कहाँ, तो फाइनल का स्थान क्या रहा, श्री कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु। तो इस स्टेडियम का नाम याद रखना है, कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु। ठीक है, इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, भारतीय टीम के कप्तान। ठीक है, भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे, तो सुनील छेत्री ही कप्तान है काफ़ी समय से। तो भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री। ठीक, तो ये तो मुख्य करंट हुए। कुछ मिससेलेनियस मैं बता रहा हूँ जो ध्यान में रखना है, जो कुछ चर्चा में है किसी भी वजह से, और चर्चा में है वहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, आप भी ध्यान में रखेंगे। एक तो काला चावल, तो दूसरा ये पहला क्वेश्चन ये बनता है, काला चावल किस राज्य में, तो मणिपुर। क्यों चर्चा में रहा कि काला चावल का जो क्षेत्र है ना मणिपुर में, वहाँ इस चावल के बोने का समय है, यानी रोपने का समय है, और मणिपुर में चल रही है हिंसा, तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये चावल जो है वहाँ या इसकी रोपाई की गई है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मणिपुर को काला चावल, ब्लैक राइस का जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, एक और चर्चा में रहा ऑपरेशन मुस्कान। ठीक, ध्यान रखना है ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत जुलाई 2015 में, लेकिन उससे पहले 2014 में गाजियाबाद पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक प्रायोगिक तौर पर ऑपरेशन मुस्कान की तरह एक लॉन्च किया था, एक प्रोग्राम, उसका भी नाम ऑपरेशन मुस्कान था। इसका काम क्या है, लापता बच्चों का पता लगाना एवं उनका पुनर्वास। लापता बच्चों को पता लगाएंगे, अगर माता पिता मिल गए तो उनको सौंप देंगे, नहीं तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इसी करंट की कड़ी में एक देखें, भारत की पहली टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन क्या, सामान्य ट्रेन से छोटी होती है, अमूमन जो पटरी की चौड़ाई होगी 2 फीट, तो छोटी होने की वजह से इसको एक नाम दे दिएगा टॉय ट्रेन। भारत की पहली टॉय ट्रेन कब और कहाँ चली, तो कब चली, तो 4 जुलाई 1981 को न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। तो 1981 तो उसमें खाली बंगाली था, वर्तमान अगर देखें तो वर्तमान ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। एक नाम और ध्यान में रखिएगा, किताबों में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ करंट की वजह से चर्चा में आया है, वो है दक्षायणी वेलायुधन। ठीक, दक्षायणी वेलायुधन, जन्म इनका है 4 जुलाई 1912। जन्म कहाँ हुआ, कोच्चि, प्राचीन नाम कोचीन, राज्य केरल। क्यों ये चर्चित हैं, तो संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य। ठीक है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो संख्या थी 15। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से एक दलित महिला थी, उनका नाम था दक्षायणी वेलायुधन। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान बना के रखिएगा। ठीक है, एक और चीज़ चर्चा में रही इस हफ्ते, वो थी शिमला समझौता। शिमला समझौता देश की आज़ादी के पहले वाला नहीं, देश की आज़ादी के बाद। ठीक है, यहाँ शिमला समझौते का तात्पर्य 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध क्यों हुआ, बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर। अब जब देश का बंटवारा हुआ ना, तो जहाँ आज बांग्लादेश है वो हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान, और जहाँ आज पाकिस्तान है वो हुआ करता था पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस तरह तो देश का बंटवारा हुआ, तो पश्चिमी पाकिस्तान में राजधानी थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को अपने उपनिवेश की तरह यूज करता था, या अपना उपनिवेश ऐसा समझता था जैसा अंग्रेज भारत को समझते थे। तो इस वजह से 1971 के आसपास या 1970 के दशक में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग उठी, और ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में भारत ने भी हस्तक्षेप किया, और भारत ने 1971 का युद्ध पाकिस्तान से लड़ा। इस युद्ध में हुई पाकिस्तान की पराजय। तो पाकिस्तान की पराजय के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ, और इस समझौते में भारत और पाकिस्तान 2 देश शामिल थे। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है कि ये क्वेश्चन पूछता है 2 जुलाई 1972 को संपन्न हुए शिमला समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया, किस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया। मुद्दा एक ही, मुद्दा कौन सा, जो वर्तमान बांग्लादेश बना वो, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के। तो ये 1 से 7 तारीख तक के करंट हमारे रहे, 2 वीडियो में हम बनाए हैं। अब कोशिश करेंगे कि 2-2 दिन का करंट हम देखा करें, क्योंकि इस तरह बहुत लंबा हो जाता है, आपको भी देखने में असुविधा होगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।